हे वेलकम बैक एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? आज इस वीडियो में मैं आपसे साइकोलॉजी, हिस्ट्री एंड अप्रोच से लेकर कुछ एमसीक्यूज़ के बारे में बात करने वाला हूं। इसके पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने आपके साथ एमसीक्यू के बारे में बात की थी और उनको एक्सप्लेन भी किया था। सो इन दिस वीडियो अगेन आज मैं एक्सप्लेन करूंगा आंसर्स को, तो आप वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। और बहुत सारे लोग जोवियल साइकोलॉजी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी कीजिएगा। मैंने जोवियल साइकोलॉजी टेलीग्राम चैनल का लिंक आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, सो ज्वाइन इट। और मैं आपको बता दूं कि मैंने साइकोलॉजी के बहुत सारे वीडियो अभी तक अपडेट किए हैं, मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट किए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर साइकोलॉजी के जो वीडियोस हैं उनको देखिए, बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं उनको देखिए, समझिए और सॉल्व कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज कौन कौन से खास प्रश्न हैं। यहाँ पर जो आज पहला प्रश्न है इसमें कहा गया है कि अ मेजर प्रिंसिपल अंडरलाइंग द SQ3R स्टडी मेथड इज दैट। सो हियर आर फोर ऑप्शन, यू कैन अंडरस्टैंड योर ओन सेल्फ एंड इफ़ यू नो देन यू कैन गिव योर आंसर। देखिए, SQ3R स्टडी मेथड होता है, तो इसका प्रिंसिपल क्या है हमको बताना है। तो आप यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, इनको पढ़ने का एक बार प्रयास कीजिएगा, आप खुद से ही आंसर को समझ जाएंगे अगर आपने पहले से SQ3R के बारे में पढ़ा हुआ है। सो आई वॉन्ट टू टेल यू दैट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन थर्ड। पीपल लर्न एंड रिमेंबर मटेरियल बेस्ट व्हेन, यहाँ पर थोड़ा सा ये मिस टाइप है, यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन दे एक्टिवली प्रोसेस इट, यानी लोग मटेरियल को आसानी से याद रख पाते हैं जब वो चीज़ों को केयरफुली पढ़ते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, बट आई वांट टू टेल यू समथिंग मोर अबाउट दिस SQ3R मेथड। एक ये बड़ा टॉपिक हो सकता है, आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको समझाऊंगा व्हाट इज SQ3R मेथड। यू ऑल्सो कैन यूज इन योर स्टडी बाय विच यू कैन बूस्ट योर लर्निंग। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, मैं आपको SQ3R के बारे में बताऊंगा, बट जस्ट नाउ आई वांट टू टेल यू दैट SQ3R मेथड इज अ स्ट्रेटजी यूज्ड इन द टीचिंग ऑफ रीडिंग, originally designed by an American educational philosopher फ्रांसिस पी रॉबिन्सन इन 1946। सो आप यहाँ पर ये भी याद रख सकते हैं कि इसको किसने डेवलप किया था, कब किया था। सो कीप इन माइंड पी रॉबिन्सन इन 1946। ओके, एंड SQ3R, यहाँ पे जो SQ3R है इसका मतलब क्या होता है। फर्स्ट S मीन्स स्टडी, इसके बाद सर्वे, और इसके बाद क्वेश्चन, और इसके बाद आता है 3R का मतलब होता है रीड, रिसाइट एंड रिव्यू। तो ये आपका एक, इन सभी जो 5-6 ये टर्म है इन सब का ये एब्रीविएशन टर्म में लिखा हुआ है। सो कीप इन माइंड ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। यू ऑल्सो कैन नोट डाउन इन योर शॉर्ट नोट फॉर योर फर्दर रिविजन। So the correct answer of this question was this: people learn and remember material best and actively process it. Okay, so now the next question, that is Dr. Joseph explains behavior in terms of different situation. ही इज वर्किंग फ्रॉम दी ब्लैंक परस्पेक्टिव। देखिए, अगर आप क्वेश्चन पे थोड़ा सा भी ध्यान रखेंगे एट दैट टाइम 100% आप एक ऐसा टर्म सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपके आंसर्स को फाइंड करने में बहुत आसान ईज कर देता है। देखिए, डॉक्टर जोसेफ एक्सप्लेन्स बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट सिचुएशन। अब डिफरेंट सिचुएशन में बिहेवियर को एक्सप्लेन करने की बात कही गई है और पूछा कि ये कौन सा पर्सपेक्टिव हो सकता है। सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द गिवन ऑप्शन: बिहेवियरल, बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो कल्चरल। देखिए, अब आपको अगर सही उत्तर पता करना है तो समझना है कि डिफरेंट सिचुएशन की बात इन सभी ऑप्शन में से कहाँ पर हो सकती है। यू नो दैट डिफरेंट सिचुएशन की बात होती है सोशियो कल्चरल में। हम जानते हैं कि इस ज़मीन पर हजारों लाखों करोड़ों जो लोग हैं वो अलग अलग तरह के सोशियो कल्चर एक्टिविटी में इंडल्ज होते हैं। हर किसी का अपना अपना एक कल्चरल बिलीफ होता है, डिफरेंट कल्चर होते हैं, डिफरेंट सोशल लेवल होते हैं। तो उसी से संबंधित एक क्वेश्चन है जिसमें कहा था डॉक्टर जोसेफ एक्सप्लेन्स बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट सिचुएशन। तो ये आपके सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव को शो करता है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सोशियो कल्चरल।
Okay, now अंडरस्टैंड समथिंग मोर अबाउट दिस टर्म्स. सोशियो कल्चरल थ्योरी. देखिए, जो सोशियो कल्चरल थ्योरी होती है दैट लुक्स एट द इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दैट सोसाइटी मेक्स टू इंडिविजुअल डेवलपमेंट. हम जानते हैं कि जितने सारे भी लोग होते हैं सभी का इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट होता है, वो उसके सोसाइटी में जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग होता है. और ये थ्योरी ये भी बताती है कि हम कैसे अपनी सोसाइटी में इंटरेक्शन करके लोगों के साथ रहते हुए चीज़ों को सीखते हैं. तो ये सब आपका सोशियो कल्चरल थ्योरी में आता है. और डिफरेंट अगर सिचुएशंस की बात कही जाएगी तो वहाँ पे सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव होता है. इसके बाद आता है जो बिहेवियरल पर्सपेक्टिव. ये क्या होता है? बिहेवियरल पर्सपेक्टिव एम्फेसाइज ऑब्जर्वेबल एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर. यानी हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, इन्फ्लुएंस क्या क्या चीज़ें करती हैं हमारे बिहेवियर का, ये सब आपका बिहेवियरल पर्सपेक्टिव के अंतर्गत आता है. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इन सभी चीज़ों के बारे में और अच्छे से सीखना चाहते हैं देन आप प्ले लिस्ट में जाएं. वहाँ पर मैंने ऑलरेडी सभी पर्सपेक्टिव को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, तो वहाँ पर आप सीख सकते हैं. इसके बाद यहाँ पर है एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव. तो ये क्या होता है? फोकस ऑन हाउ नेचुरल सिलेक्शन फेवर्स ट्रेड्स दैट प्रमोट द परपेचुएशन ऑफ वंस जीन्स. तो ये आपका ये नेचुरल सिलेक्शन की बात करता है एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव. और कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव बात करता है हमारे कॉन्शियसनेस की. ये आपके अनकॉन्शियसनेस प्रोसेस की बात नहीं करता है. जो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव होता है हमारी मेंटल प्रोसेस, हमारी मेंटल थिंकिंग जो होती है उसके बारे में बात करता है. सो आई थिंक नाउ यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द टर्म. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कीजिए, आप इनको रिवाइज कीजिए, बिकॉज इन्हीं सारी चीज़ों से क्वेश्चन को क्रिएट किया जाता है और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फील्ड इज मोस्ट डायरेक्टली concerned with studying human behavior in the workplace? Very easy question. I think you also can give the answer. If you know then you can comment. Okay, so work place की बात कही गई है तो इसमें पूछा है कि which field is most directly concerned with studying human behavior in working place. वर्किंग प्लेस पे ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी की बात कही गई है, किस में आता है? ऑप्शन है क्लिनिकल साइकोलॉजी, पर्सनैलिटी साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल या फिर साइकेट्री. आई थिंक अगर आपने पहले भी नहीं पढ़ा है तब भी आप इसका आंसर दे सकते हैं. वेरी इजी क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी. तो इसके अंतर्गत हम वर्किंग प्लेस पे लोगों के बिहेवियर का स्टडी करते हैं. मैंने थोड़ा सा यहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ है. इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट फोकस ऑन द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द वर्क प्लेस. जो इंडस्ट्रियल या फिर जो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो वर्क प्लेस पे एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं कि लोग कैसे काम करते हैं. वो साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं? साइकोलॉजिस्ट अप्लाई साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड रिसर्च मेथड्स टू इम्प्रूव द ओवरऑल वर्क एनवायरनमेंट, है ना. तो साइकोलॉजिस्ट लोग या फिर जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो वर्किंग प्लेस पे साइकोलॉजिकल मेथड का यूज़ करते हैं कि कैसे जो लोगों की डिफरेंट सिचुएशंस में प्रोडक्टिविटी होती है, कैसे अलग अलग सिचुएशंस में लोग बिहेव करते हैं या फिर कैसे इंडस्ट्री में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है. तो ये सब आपके किसके अंतर्गत आता है? इंडस्ट्रियल या फिर ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत आता है. सो यू कैन ऑल्सो लर्न अबाउट दिस थिंग्स. इसके बाद यहाँ पर आता है टू हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ साइकोलॉजी आर द डिसिप्लिन्स ऑफ. देखिए, अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो ऐसे अचानक से कभी साइकोलॉजी उभर के नहीं आ गया भाई फटाक से साइकोलॉजी के नया सब्जेक्ट आ गया, नहीं. इसके हमारे कुछ अलग पुराने जो सब्जेक्ट रहे हैं उनमें इसकी जड़ें मिली हैं. बाद में साइकोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट डेवलप हुआ है. तो हमें ये बताना है कि साइकोलॉजी की जो रूट्स हैं वो किन सब्जेक्टों में रही हैं. सो हियर इज़ द करेक्ट आंसर इज फिलॉसफी एंड बायोलॉजी. ओके, बायोलॉजी क्यों है? क्योंकि हमारे इसमें जो ब्रेन है उसकी जो स्ट्रक्चर है, उसका जो मैथोडोलॉजी है वर्क करने का, वो बायोलॉजी के अंतर्गत है. और फिलॉसफी हमारा जो नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं फिलोसफिकल टाइप की चीज़ें हैं, अंडरस्टैंडिंग या फिर ह्यूमैनिटी, तो वो सब चीज़ें आपके इसके अंतर्गत आती हैं. तो आपका जो साइकोलॉजी का रूट है हिस्टोरिकल वो आपके फिलॉसफी एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट में आता है. तो आप ध्यान रखिए ये आपका करेक्ट आंसर है. इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन साइकोलॉजी बिहेवियर इज बेस्ट डिफाइंड एज. साइकोलॉजी में बिहेवियर का मतलब क्या है या फिर हाउ कैन वी डिफाइन इट बेस्ट वे, तो ये बताना है. हेयर आर 4 ऑप्शन, यू कैन रीड एंड यू ऑल्सो कैन गिव द आंसर, बट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस
क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, एनी एक्शन वी कैन ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड। साइकोलॉजी में हम बिहेवियर उस एक्शन को मानते हैं जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं एंड जिसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब हमारे सामने कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिसे हम रिकॉर्ड कर सकें, उसी को तो बिहेवियर कहेंगे, है ना। आप डेली की लाइफ में अगर सोचने का प्रयास कीजिए, आपके आसपास के लोग कैसे आपसे बात करते हैं, किस किस सिचुएशन में आपके पास वो ज़्यादा कर बात करते हैं, और ऐसा क्या होता है कि लोग आपको पसंद करते हैं या फिर ना पसंद करते हैं, या फिर आप देखते हैं कि लोग कैसी एक्टिविटी करते हैं, तो आप कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करते हैं या फिर कहा जाए रिकॉर्ड करते हैं उनकी चीज़ों को। आप उसी की बात कहते हैं इसका बिहेवियर अच्छा है या फिर इसका बिहेवियर ख़राब है। तो साइकोलॉजी में बिहेवियर को कहा जाता है इस ऐसे एक्शन को, ऐसे एक्टिविटी को जिसे हम ऑब्जर्व करते हैं एंड रिकॉर्ड करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एनी एक्शन वी कैन ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु would be most likely to agree with the statement psychology is the science of mental life। यानी एक स्टेटमेंट है दैट इज साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ मेंटल लाइफ। इस स्टेटमेंट को इन चार ऑप्शन में से कौन दे सकता है? दिस इज वेरी इजी। अभी कुछ दिन पहले मैंने जब थियोरेटिकल वीडियोस को डिस्क्राइब किया था, वहाँ पर मैं आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया था। तो उसी से संबंधित एक क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है कि इस स्टेटमेंट में से कौन एग्री हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज द ऑप्शन ए, विलियम वुंट। विलियम वुंट ने मेंटल प्रोसेस की बात कही थी। तो साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ मेंटल लाइफ, यानी हम कैसे अपनी मेंटल एक्टिविटी करते हैं, मेंटल प्रोसेस करते हैं, हमारी मेंटल लाइफ क्या है, ये सब के बारे में विल्हेल्म वुंट ने बात की थी। तो आप ध्यान रखिएगा कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो विल्हेल्म वुंट से संबंधित है। और आप विल्हेल्म वुंट के बारे में कुछ जानते भी होंगे, और मैंने इसके जस्ट पहले जो वीडियो अपलोड किया है उसमें भी मैंने विल्हेल्म वुंट के बारे में काफ़ी कुछ बोला था। तो आप विल्हेल्म वुंट के बारे में क्या जानते हैं कमेंट करके बताइएगा। ओके, कमेंट करने से फ़ायदा होता है क्योंकि जो व्यूवर्स होते हैं वो आके कमेंट देखते हैं तो उनको भी नया सीखने के लिए मिलता है, क्योंकि आपकी नॉलेज उनके साथ शेयर होती है। सो यू हैव अ चांस टू शेयर योर नॉलेज विथ अदर व्यूवर्स। ओके, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नॉट अ क्वेश्चन बट यहाँ पर मैंने आपके लिए थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है। विंट जो है वो मेंटल प्रोसेस की बात करते हैं, वाटसन आपके ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की बात करते हैं। इवेन पावलो के बारे में ध्यान रखिए, इवेन पावलो लर्निंग के बारे में अच्छे से काम किए थे, और फोकस ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, इनका जो फोकस था वो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे था, और इन्होंने मेंटल प्रोसेस की बात नहीं कही थी। ओके, कीप इन माइंड दैट इवेन पावलो was not satisfied with the concept of mental process and Watson also was not satisfied with the concept of mental process। तो इस क्वेश्चन में आप ध्यान रखिए, एक ही आपका जो पहला ऑप्शन है विलियम वुंट, यही एक ऐसा ऑप्शन है जो कि मेंटल प्रोसेस के बारे में कॉन्सेप्ट लेकर आता है। तो आप यहाँ पर इसी को सही करेंगे। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है, The 17th century philosopher who believed that the mind is blank at birth and most knowledge comes from sensory experience। यहाँ पे ये डेथ नहीं लिखा हुआ है। ओके, क्या लिखा हुआ है? द 17th century philosopher who believed that the mind is blank at birth and most knowledge comes from sensory experience। तो बताना है कि 17th century का कौन सा ऐसा फिलोसफर है जिन्होंने कहा था कि जन्म के समय माइंड ब्लैंक होता है और जो भी नॉलेज होती है वो सेंसरी एक्सपीरियंस से आती है। तो यहाँ पर ये आपके सामने ऑप्शन है, आपको इनके बारे में बताना है। सो आई वॉन्ट टू टेल यू द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, लॉक। जॉन लॉक का नाम आपने सुना होगा। जॉन लॉक का मानना था कि जन्म के समय दिमाग खाली होता है और जो भी नॉलेज होती है वो सेंसरी एक्सपीरियंस से आती है। तो आपका यहाँ पे ये ऑप्शन सही है। आपको एक चीज़ कंफ्यूज कर सकती है कि अरस्तु ने भी यही कहा था। अरस्तु ने भी माना था कि सेंसरी एक्सपीरियंस से नॉलेज आती है, बट हियर इज ए डिफरेंस। सो व्हाट्स द डिफरेंस? लुक हियर दैट लॉक्स फिलॉसफी कहती है कि जो जब बर्थ होता है तो उस टाइम पे जो ब्रेन होता है वो ब्लैंक होता है। यहाँ पे टैबुला रासा लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है ब्लैंक, यानी ह्यूमन माइंड इज ब्लैंक स्लेट। यानी जो टैबुला रासा टर्म है इसका मतलब होता है ब्लैंक स्लेट से, यानी खाली, बिल्कुल खाली होता है। तो और बाद में कहा गया था कि ये जो नॉलेज होता है वो आपके सेंसरी एक्सपीरियंस से आते हैं। लॉक ने भी इस बात को माना था, और इसके बाद अरस्तु ने भी कहा था
कि ऐसा ही होता है, यानी सेंसरी एक्सपीरियंस से ही नॉलेज मिलती है। लेकिन अंतर केवल इतना है कि यहाँ पर जो अरस्तू वाली बात है वो 4th सेंचुरी की है, और जो आपका लॉक की बात है ये आपके 17th सेंचुरी की है। तो आपको यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है। ओके, सो आप चाहें तो इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पर आपके लिए शेयर करता हूँ। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू मस्ट ज्वाइन जोवियल साइकोलॉजी टेलीग्राम चैनल फॉर डेली अपडेट्स। मैं वहाँ पर आपके लिए बहुत कुछ नया लेकर आने वाला हूँ, सो यू कैन ज्वाइन दैट। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ऑल्सो इफ़ यू वांट टू चेंज समथिंग, इफ़ यू वांट टू गिव एनी सजेशन। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।